अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है और ख़ास तौर पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि दिलावर खान, सुभान रईस, अलिशबा यूनिवर्स, उस्मान, तहरीम अली, सईद चांद, एहसन, खान नियाजी, अब्दुर्रहमान शाह, हाशिम अली, मिस्टर अमीर, बुशरा इब्राहिम, सुभान, फाइजा नसीम और बहुत सारे स्टूडेंट की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर के ज़ूलॉजी के टारगेट पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये टारगेट पेपर मैंने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया है। और अगर आपने इस टारगेट पेपर से तैयारी कर ली तो समझ ले इम्तिहान में आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि ये पेपर खास तौर पर आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो चले बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है आप लोगों का फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का टारगेट पेपर जो कि 2025 के लिए है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप लोगों की बायोलॉजी की जो बुक है उसके अंदर हाफ चैप्टर जो है वो ज़ूलॉजी के हैं, जबकि हाफ चैप्टर जो है बॉटनी के हैं। और इनका जो पेपर होगा वो भी अलग अलग होगा, मतलब बॉटनी का पेपर आपको अलग दिन देना होगा और ज़ूलॉजी का पेपर आपको अलग दिन देना होगा, ठीक है। और एक बात बहुत अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें कि ज़ूलॉजी का पेपर आपका कोई 3 घंटे का नहीं होता है, बल्कि वो आपका 2 घंटे का होता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई 100 नंबर का तो पेपर है नहीं। ज़ूलॉजी का जो आपका पेपर होता है वो टोटल 40 मार्क्स का होता है, तो उसके लिए 2 घंटे बहुत है आप लोगों के पास, ठीक है। इस पेपर के अंदर भी आप लोगों के पास 3 सेक्शन होंगे, जैसे कि आपके पास नॉर्मल पेपर्स के अंदर होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो आपके पास जो सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको दिए जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज, ठीक है। और मजे की बात देखें, यहाँ पर आपका जो एमसीक्यूज का पोर्शन है यानी कि जो आपका सेक्शन ए है वो आपका टोटल 8 मार्क्स का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको टोटल 8 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, बल्कि नोट दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 16 पार्ट क्वेश्चंस एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड। आपको टोटल 16 एमसीक्यूज दिए जाएंगे और जाहिर बात है आपको पता है एमसीक्यूज के अंदर तो कोई चॉइस होती नहीं है, ठीक है। तो आपने 16 के 16 एमसीक्यूज के ही जवाब देने हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास जो एक एमसीक्यूज होगा वो आधे नंबर का होगा। तो अगर आप 16 के 16 एमसीक्यूज के जवाब देंगे तो फिर आपको 8 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब जरा देख लें तैयारी कहाँ से करनी है आपने। तो देखें, सबसे पहले तो आपने ज़ूलॉजी के एमसीक्यूज की तैयारी करनी है 10 ईयर से, ठीक है, क्योंकि 10 ईयर से तैयारी करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा ना कि एग्जामिनर किस तरह के एमसीक्यूज को देता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जितने भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलते हैं आपने उनकी तैयारी करनी है। अच्छा, इसके अलावा आपकी बुक के लास्ट में जो एमसीक्यूज होते हैं ना आपने उनकी भी तैयारी लाजमी करनी है, ठीक है। और बस मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बस जितने भी आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलते हैं ना, मतलब जो आप लोगों के पास डिफरेंट कोचिंग के जो टारगेट पेपर्स आते हैं उनके अंदर एमसीक्यूज होते हैं ना, तो बस आप जितनी ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। देखें, कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि यही एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में तो कोई भी जितना भी अच्छा टारगेट पेपर बना ले, उसका जितना भी अच्छा एक्सपीरियंस है, वो कभी भी आपको एमसीक्यूज के बारे में तो बता नहीं सकता ना कि यही वाला आएगा। तो तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज की तैयारी करके जाएंगे ना तो आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो आपके पास जो सेक्शन बी होता है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। आपके पास जो पूरा का पूरा सेक्शन बी होता है वो टोटल 16 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब सबसे अहम चीज जो आपके पास है, नोट attempt any 8 part questions in all, select 4 reasoning questions and 4 non-reasoning questions. All part questions carry equal marks. अब देखें, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो सेक्शन बी होता है आपको उसके अंदर टोटल 2 पोर्शंस दिए जाते हैं। एक आपके पास होता है नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस, जबकि एक आपके पास होते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस। तो आपको दोनों को ही अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है।
तो देखें, आपको अगर बात करें टोटल करने कितने, तो टोटल तो आपको 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपका जहां से दिल चाहे आप वहां से कर लें। आपने जो 4 सवाल हैं वो करने हैं रीजनिंग क्वेश्चन से, जबकि जो बाकी के 4 सवाल है वो आपने करने हैं नॉन रीजनिंग सेक्शन से, ठीक है। मतलब 4-4। अब आप ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि अगर आपको रीजनिंग के अंदर से 5 सवाल आ रहे हैं तो आप 5 कर दें और नॉन रीजनिंग से 3 आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो मेंशन है बिल्कुल आपने वैसा ही करना है, आपको जितने मर्जी आए। आपने लाजमी नॉन रीजनिंग सेक्शन से 4 सवाल करने हैं और इसी तरह रीजनिंग सेक्शन से भी आपने 4 सवाल करने हैं। अच्छा, आप जरा एक और बात देखें, हर सवाल है तो एक ही जितने नंबर का, लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, आपके पास ये जो टोटल 8 सवाल आप करेंगे ना, इसके अंदर आपके पास हर सवाल होगा 2 नंबर का। तो देखें, कोई इतना बड़ा तो नहीं है ना कि आप कहें कि बहुत ज्यादा नंबर का है और हम बहुत बड़ा बड़ा लिख कर आए। तो ना तो आपको बहुत बड़ा बड़ा याद करने की जरूरत है, ना ही बहुत बड़ा बड़ा आपको लिखने की जरूरत है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप उतना ही लिख कर आएंगे जितना सवाल पूछा जाएगा, ना ही आपने कोई एक्स्ट्रा डिटेल देनी है। देखें, आप जितना मर्जी एक्स्ट्रा लिख कर आ जाए, एग्जामिनर ने आपको देने तो 2 नंबर ही है ना, तो कोई बहुत बड़ा बड़ा लिख के आने की कोई जरूरत नहीं है। जो पूछा जाए उसका जवाब दे बस। अच्छा, अब बात करते हैं जरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और वो भी दोनों सेक्शंस की, यानी कि रीजनिंग के भी और नॉन रीजनिंग के भी। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ना नॉन रीजनिंग सेक्शन अलग बनाया है और रीजनिंग अलग बनाया है, ठीक है। तो अब जरा सबसे पहले तो हम बात करते हैं नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस की, ठीक है। तो उसमें मैंने आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस को रखा है, तो आपने इनकी तैयारी तो लाजमी करके जानी है। तो सबसे पहला आपके पास है एक्सप्लेन टर्पेनॉइड्स एंड इट्स टाइप। तो ये आपके पास पहले चैप्टर का है, ठीक है। आपने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है, ठीक है। अच्छा, और एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, वो ये है कि आपके पास ये जितने भी नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, आपने इनके अंदर प्रॉपर हेडिंग्स डालनी है, ठीक है। जबकि आपके पास जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं उनमें आपने बिल्कुल भी हेडिंग नहीं डालनी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है राइट नोट ऑन की एंड लॉक मॉडल, ठीक है। आपने इस पे नोट लिखना है लॉक और की मॉडल के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मैंने ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को इस टारगेट पेपर के अंदर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया है, तो मैंने जिन जिन सवालात को रखा है ना, तो इसका मतलब है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने उनकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है, ठीक है। कोई बहुत बड़े बड़े तो नहीं है ना कि आप कहें याद करने में टाइम लग रहा है, तो बस जल्दी जल्दी से याद करें और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर हासिल करें। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। आपने इनका डिफरेंस याद करना है। अब देखिए जरा, क्योंकि ये आपके पास 2 नंबर का एक सवाल है, तो कम से कम ना आप 4 डिफरेंस तो लाजमी याद कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, ठीक है। तो आपने इस पे अच्छा सा नोट तैयार करके जाना है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। अच्छा, एक और बात, ये जो डिफरेंस वाले जितने भी सवालात है ना, तो आप क्या करेंगे, आपको बुक में से तो मिलेंगे नहीं, मतलब बुक में ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम होता है। आप इसको ना गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपको तमाम के तमाम डिफरेंस वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे, कहीं से भी अगर आप गूगल वगैरह से या फिर आप यूट्यूब वगैरह से कहीं से भी जो भी सवालात उठाते हैं, तो सबसे पहले आपने अपने टीचर को चेक करवाना है, फिर आप याद करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस उठाएं याद करते जाएं, ऐसा ना हो कि वो हो ही गलत या उसमें प्रॉपर आंसर ना हो। जब भी कोई सवाल आप बुक से हट कर कहीं से याद करेंगे, तो सबसे पहले अपने टीचर को लाजमी दिखाइएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी तो आपने बहुत ज्यादा तैयारी करके जानी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट है डिफाइन सब क्लासेस ऑफ ममालिया, ठीक है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी भी आपने अच्छे से तैयारी करके जानी है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम नाइडेरिया एंड एनालिडा। तो आपने बस छोटी छोटी सी इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आपको आपकी बुक के अंदर मिल जाएंगी, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है राइट अ नोट ऑन लब एंड डब, ईसीजी एंड पायरेक्सिया साइटोटॉक्सिसिटी। तो आपने इनके ऊपर नोट याद करना है, ठीक है। वैसे ये सब अलग अलग हैं, तो इन पे नोट भी जो है वो अलग अलग बनेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है
What is phagocytosis? Name some WBCs acting as phagocytes. ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास है What is the role of hemoglobin and myoglobin in the respiratory pigment? ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है Define vaccine. Name different types of vaccines. ठीक है, इसके अलावा अब कुछ आपके पास डेफिनेशंस है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली आपके पास है प्रोटोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। तो आपने इनकी बहुत अच्छी सी डेफिनेशन याद करनी है। इसके अलावा अब बात करते हैं डिफरेंस की। ठीक है, तो आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो आपके पास है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। और नेक्स्ट आपके पास है कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस, रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। और नेक्स्ट आपके पास है इनहैबिटर एंड एक्टिवेटर। और लास्ट आपके पास है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये आपके पास वो सवाल आते हैं जिनके एग्जाम में आने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपने क्या करना है, इन सवालात की तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि ये वो वाले सवाल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आप इनकी तैयारी कर लेंगे ना बस, तो फिर तो आपको जोलॉजी के पेपर के लिए परेशान होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जरा आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन है वो है व्हाई ब्लड फ्लो फास्टर इन आर्टरीज। अब जरा एक बात याद रखें, क्योंकि ये रीजनिंग है तो ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े मत लिख कर आएगा, बहुत छोटे छोटे लिखे जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं ना आप एक एक दो दो लाइनों में लिख के आ जाएं, ये भी मतलब नहीं आप आधे पेजेस तक लिख कर आ जाए या आधे पेजेस से भी ज्यादा लिख रहे हो तो इतना बड़ा बड़ा भी मत लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है व्हाई डीएनए इज डिफरेंट फ्रॉम आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है व्हाई बर्ड्स कैन फ्लाई बट रेप्टाइल्स कैंट फ्लाई। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है हाउ नेचुरल किलर सेल्स वर्क। और नेक्स्ट है हाउ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल ट्रांसपोर्ट टू लंग्स। और नेक्स्ट है वाई रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज इन ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है वाई हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट फ्रॉम ब्लड ऑफ इंसेक्ट्स। अच्छा, एक और बात जो आप लोग कहते हैं कि ये वाले सवाल तो हमारे नोट्स में नहीं है, बुक में नहीं है, तो देखें ये वो सवालात हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं इस तरीके से आते। अब आप टारगेट पेपर को देख रहे होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कैसे सवालात एग्जाम में आते हैं। तो जो मैंने लिखे ना बिल्कुल इसी तरह के सवालात आते हैं। और बायो के अंदर तो कभी भी सीधे सीधे सवाल देते नहीं है, बहुत घुमा फिरा के देते हैं, मतलब ऐसे देते हैं कि आपने याद तो किए हुए होते हैं लेकिन जब वो सवाल आता है ना तो फिर आपको पता नहीं होता कि इस सवाल का जवाब मैं याद करके गया था या मैं याद करके गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप एग्जाम के अंदर इन सवालात को करने बैठेंगे तो गौर से सवाल को पढ़िएगा कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, वो ही बताइएगा, दुनिया जहां की कहानियां बताने नहीं बैठ जाइएगा, जो पूछा जाए वही बताएं। क्योंकि देखिए 2 नंबर का तो सवाल है, इतना थोड़ी कि आप बहुत बड़ा बड़ा लिख कर आएंगे या फिर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिख कर आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है वाई आर एम्फीबियंस सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है वाई डू कैपिलरीज हैव सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है वाई फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है why water molecules are called amphoteric in nature। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है how the tumor cells are dealt with by our immune system। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है why protostomes और flatworms और amino acids are named so। तो आपने इनकी भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छा, ये वैसे अलग अलग सवाल है कि प्रोटोस्टॉम को ये नाम क्यों दिया गया, फ्लैट फॉर्म को क्यों दिया गया, अमाइनो एसिड को ये नाम क्यों दिया गया, तो फिर आपने ना इनकी तैयारी करनी है, मतलब इनकी तैयारी ना आपने अलग अलग करनी है इन सवालात की। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है वाई ब्रीथिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट है why hairs and mucus glands are present in nostrils and trachea। ठीक है, इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट है why sponge is placed in animal kingdom when it lacks tissues organization। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा अब आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है why echinoderms are placed in bilateral when adults are radially symmetrical। तो ये भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही बात है आपने ध्यान रखना है इनके आंसर का, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इनके आंसर हमें कहाँ से मिलेंगे। तो देखें
आपके पास सबसे बड़ी सहूलत जो है वो है इंटरनेट की। तो फिर आप उस इंटरनेट को अपने लिए यूजफुल बनाएं। आप आराम से गूगल पर जाकर ये सर्च करेंगे तो आपको तमाम के तमाम सवालात मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इन तमाम के तमाम सवालात के जवाब को लाजमी गूगल से ही देखना है। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जहां से भी मिलते हैं, कहीं से भी आप, मैं बता रही हूँ, पहले ही लेंगे तो सबसे पहले अपने टीचर को चेक करवाएंगे। डायरेक्ट याद मत करिएगा, पहले चेक करवाएंगे फिर याद कीजिएगा। ओके। अच्छा, अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर बिलफर्ज ऐसा होता है एग्जाम के अंदर कोई भी सवाल ऐसा आता है जिसकी आप तैयारी नहीं करके गए हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, कभी भी उसे छोड़कर नहीं आएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको जो भी आ रहा है ना, बस आप लिख के आ जाए। चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी है, नहीं है, कैसी भी आपकी इंग्लिश है, आपने कभी भी सवाल को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको जो आ रहा है बस आपने लिख कर आना है। तो देखें, अगर हो सकता है आप छोड़कर आए तो आपको जाहिर बात है फिर तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है अगर आप थोड़ा बहुत भी जितना आपको आ रहा है आप लिख कर आए तो एग्जामिनर आपको 1 नंबर तो दे देना। 2 नंबर का तो सवाल है। ठीक है, अगर नहीं आता तो जितना आ रहा है, जो समझ में आ रहा है लिख दे। अब ऐसा भी ना कुछ भी लिख कर आ जाए, मतलब उससे रिलेटेड ही जो आपको समझ आ रहा है तो वो लिख कर आ जाए आप। ठीक है, तो इससे भी एग्जामिनर आपको कुछ तो नंबर देगा ना। और दूसरी बात पता है क्या करना है, कभी भी पेपर को छोड़ना नहीं है। कौन से पेपर को? मैं बोर्ड के पेपर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके कॉलेज के पेपर की बात कर रही हूँ। जी हाँ, ये जो अक्सर बच्चों का माइंड सेट होता है ना, नहीं हम डायरेक्ट बोर्ड के पेपर देंगे, तो देखें ऐसी गलती कभी भी मत करिएगा। ठीक है, मुझे अब अंदाजा नहीं है कि आप लोगों के कॉलेज के पेपर हो गए हैं, क्योंकि इतने सारे तो कॉलेज के किस किस कॉलेज के पेपर हो चुके हैं या किस किस कॉलेज ने अभी लेने हैं। तो देखें, कॉलेज के पेपर आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपकी तैयारी है या आपकी तैयारी नहीं है। आपकी जितनी तैयारी है उसी को क्या करेंगे, जस्ट रिवाइज करें और जाएं कॉलेज के पेपर देने। या फिर आपके जो सेंटर में पेपर हो रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपने पेपर को छोड़ना है। अगर बोर्ड एग्जाम से पहले आपको मौका मिल रहा है कि आप पेपर को दे, समझिए आपके लिए एक तोहफा है कि आपको बोर्ड एग्जाम से पहले पेपर देने का मौका मिल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपने लाजमी अपने कॉलेज के पेपर देने और अपने सेंटर के पेपर देने। या फिर आपको कहीं से भी मौका मिल रहा है ना कि आप पेपर दें, तो बस फटाफट जाएं और पेपर दें और मुझे बताइएगा भी कि आपने पेपर दिए या नहीं दिए। ठीक है, क्योंकि देखिए वही बच्चे कामयाब होते हैं जो दिल लगा के पढ़ते हैं। ठीक है, तो पेपर से पहले अगर आपको पेपर देने का मौका मिल रहा है तो लाजमी दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसमें आपके पास आते हैं डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। अच्छा, जैसे कि आपके पास जो सेक्शन बी था ना ऊपर, वो भी 16 नंबर का था, तो यहाँ सेक्शन सी भी आपके पास टोटल 16 नंबर का ही है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं ज़ूलॉजी के सेक्शन सी की वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसके अंदर मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़ूलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट हैं जो कि इस टारगेट पेपर को देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक ज़ूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप लाजमी वो वाली वीडियो देखें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले तो उन्हीं सवालात की तैयारी करना है, क्योंकि उन सवालात के एग्जाम में आने की जो चांसेस है वो 100% है। ठीक है, तो आपने लाजमी तैयारी करनी है। अच्छा, अब जरा ना एक और जरा ये सवाल देख लें। आपके पास सेक्शन सी के अंदर एक सवाल है। ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने वो जो तमाम मैंने सवालात पहले आपको उस वाली वीडियो के अंदर बताए थे ना, उनकी तैयारी कर ली है, तो अगर उनके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे तो फिर वो इस सवाल की भी लाजमी तैयारी करें, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज साइटोटॉक्सिसिटी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एनके सेल्स एंड टीसी सेल्स। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने उन सवालात की तैयारी करनी है ना जिनको मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो वाले हो जाएं फिर आप इस सवाल पे आइएगा और इसकी तैयारी कर लीजिएगा। नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कर लेंगे तो फिर क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा ज़ूलॉजी का जो टारगेट पेपर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात वो तो मैंने आपको बताई नहीं। आई नो, मैं जानती हूँ कि वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं, तो फिर मैंने कहा आपको लाजमी बतानी चाहिए वो तो। अच्छा देखिए, ज़ूलॉजी के अंदर आपके पास एक चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 9, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। तो पूरे के पूरे ज़ूलॉजी के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना आपके पास, तो वो आपके पास यही चैप्टर है। मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है या आप चाहते हैं कि मैं और सवालात को याद करूं, या फिर आप सेफ साइड पे रहने के लिए कुछ और याद करना चाहते हैं, तो फिर आपने लाजमी इस चैप्टर को देखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से
कम से कम 4 सवाल आपके पास शॉर्ट के अंदर लाजमी आते हैं। तो देखें 4 सवाल तो आपके पास एक ही चैप्टर में से आ रहे हैं। या फिर अच्छा कभी कभी ना ऐसा भी कर देता है एग्जामिनर के ना 2 सवाल दे देता है, लेकिन ज्यादातर 4 सवाल ही इस चैप्टर के अंदर से आते हैं शॉर्ट में। और लॉन्ग के अंदर वो आपको एक सवाल लाजमी देते हैं, जो कि मैं आपको उस वाली वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। और दूसरी बात, अगर आप इस चैप्टर की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे ना, तो फिर आपको एक जो बेनिफिट मिलेगा वो पता है क्या है, कि पेपर्स के बाद जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है ना वो आपके इसी चैप्टर के अंदर से आएंगे। जी हाँ, एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, खैर वो तो आप बाद में जाके देखेंगे जब आप प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के अंदर क्योंकि जोलॉजी के ना, तो ये चैप्टर कहूँ ना बेस है, मतलब ये चैप्टर ना बेस है प्रैक्टिकल की भी, मतलब बहुत ज्यादा इस चैप्टर के अंदर से आता है और एग्जाम में भी आता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपने ना इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो, ठीक है। कहीं भी अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।